देखिए आज हम पढ़ाने वाले हैं आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत को स्पष्ट करें। प्रश्न क्या है? आनुवंशिकता आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत। ठीक है, ये आनुवंशिकता क्या है इस जानेंगे ना। पहले ये क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। और इनहेरिटेंस, इसको और क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। और क्या बोलते हैं इसको? बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, ये क्या है? आनुवंशिकता। अच्छा, इससे क्या समझे हम? ये तो एक ही नाम ना हो गया हिंदी में और इंग्लिश में, इसका कुछ अर्थ होगा ना। ये हेरिडिटी क्या है, आनुवंशिकता क्या है? वंश को ढोना। वंशिकता से क्या समझ में आता है? वंश के हिसाब से इसको कुछ अध्ययन कर रहा है। एक वंश समझते हैं ना, पीढ़ी समझते हैं। ये क्या होता है? एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति के वो शादी किया, दो हो गया ना, मेल फीमेल, इससे फिर संतान हुआ, ये इसका फिर एक पेयर बनेगा ना, इससे फिर संतान होगा, फिर उसका पेयर बनेगा, फिर संतान होगा। इस तरह से ये जितने लाइन है, ये क्या हुआ? ये पीढ़ी हुआ। क्या हुआ? ये एक लेवल है। इस लेवल में तो एक चीज हमको जानना होगा कि इसका जो गुण है, क्या इसमें वो गुण आता है? माँ बाप का गुण बेटों में, बच्चों में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो इसी गुण को जो आने का गुण है, इसी कहते हैं आनुवंशिकता। ठीक है, आनुवंशिकता क्या है कि माँ बाप से उसके बच्चों में गुण जाना। ठीक है, समझ आ गया? अब इसको देखते हैं। ट्रेड्स फ्रॉम, यहाँ देखिए आप इंग्लिश में लिखे हैं, गुण जो होता है ना, गुण को कहते हैं ट्रेड्स। क्या बोलते हैं? ट्रेड्स, TRAIT। ऐसा लगा है कि बहुत सारे गुण होते हैं, हर व्यक्ति में बहुत सारे गुण होते हैं। तो वो गुण का माता और पिता दोनों का जो गुण होता है, गुण वो ट्रांसफर होता है किसमें? बच्चों में होता है। तो ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स में माता और पिता दोनों आते हैं, वो जैसा भी है उसके गुण किसमें जाते हैं? बच्चों में। तो बायोलॉजी में बच्चे नहीं बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं? संतति, संतान बोलते हैं ना हम लोग। ऐसे हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं? संतान। और बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? संतति। संतति में वो उसके वारिस होते हैं, वो उसके बच्चे हैं, वो इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग। क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट्स ऊपर लेवल, ऑफस्प्रिंग नीचे लेवल हुआ, उससे इसमें जो ट्रेट आता है, जो गुण आता है, उसको क्या कहते हैं? आनुवंशिकता या आनुवंशिक गुण। ये कैसे आता है? आने का कुछ प्रोसेस होगा ना। तो इसका जो प्रोसेस है, ये जनन के द्वारा होता है। कैसे आता है? जनन के द्वारा। बच्चे पैदा कैसे होते हैं? जनन से न होता है। तो ये जनन कितना प्रकार का होता है? जनन दो प्रकार के। कौन कौन? लैंगिक और रिप्रोडक्शन। जनन हुआ, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? मतलब री मतलब फिर से। जनन को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन हुआ और ये री है, तो ये प्रोडक्शन का क्या होता है? उत्पाद। और ये हो गया फिर से। एक तो आदमी है ही, हम फिर से नए बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन हो गया। इसी को हिंदी में कहते हैं जनन। तो ये जो है कैसे कैसे होता है? दो तरह से होता है। एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। लैंगिक में क्या है? दो जीवों का आवश्यक होता है। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। अगर मेल फीमेल के मिलने से अगर हो रहा है रिप्रोडक्शन, उसको कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लैंगिक जनन। और अगर एक ही संतति से एक संतान उत्पन्न हो रहा है अकेले, तो उसको कहेंगे अलैंगिक। जैसे कि गन्ना का एक डंडी है, गन्ना देखते हैं ना, और उसके पोर पोर को काट करके अगर हम अलग अलग रोप दें तो अलग अलग पौधा हो जाता है। तो वो उसमें दो जरूरत पड़ा तो अलैंगिक जनन हो गया।
अब देखिए इसकी खोज किसने की, कब किया, सट्टन एंड बॉवरी ने किया है 1902 में। ये तो होता तो बहुत पहले से था, लेकिन पता जब चला इसको इस सिद्धांत के रूप में जिसने दिया तो कौन थे वो, सट्टन एंड बॉवरी। कब, 1902 में। तो ये इनका जो सिद्धांत है उसको हम मुख्य रूप से 9 बिंदुओं में समझ सकते हैं। क्या है इसमें, एक पीढ़ी तथा अगली पीढ़ी। पीढ़ी क्या है, समझ में आया, एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी। इस पीढ़ी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में समझ में नहीं आया, पीढ़ी को कहते हैं जनरेशन। क्या बोलते हैं, जनरेशन। जनरेशन समझ आता है ना, कि ये नेक्स्ट जनरेशन का है। वो हमारी बात को नहीं समझेंगे। हमारे माँ बाप को, हमारे दादा को क्या लगता है कि बच्चे नहीं समझते हैं हमारी बात को, हम जो कहते हैं नहीं मानता है, ऐसा लगता है ना। तो क्यों नहीं मानता है, क्योंकि वहाँ पर जनरेशन का डिफरेंस है। अलग अलग जनरेशन में अलग अलग विचार होता है, उसका नया सोच हो जाता है। तो ये पीढ़ी का फर्क होता है। तो ये समझना चाहिए कि जनरेशन गैप होने के कारण जो है वो डिफर करता है। इसको क्या कहते हैं, जी जनरेशन, GENERATION। ठीक है, ये जनरेशन है, ये पीढ़ी। तो यही कह रहा है यहाँ पे, एक पीढ़ी, एक जनरेशन से अगले पीढ़ी में, अगले जनरेशन में, मतलब माँ बाप से, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, बच्चों में गुण जो जाता है के बीच पुल का कार्य। पुल समझते हैं, ब्रिज, ब्रिज समझते हैं, समझ आता है ना। ब्रिज क्या करता है, पुल क्या करता है, नदी है, इसमें जल बह रहा है, ठीक है। तो इस नदी के जल में तो ये इस पार से उस पार जाना है, कैसे जाएंगे, बीच में ब्रिज बनाएंगे ना। तो ये दो किनारे को जोड़ता है, तब ना इस पार से उस पार जा पाएंगे। तो यही कह रहा है कि ये एक पीढ़ी है माँ बाप और दूसरा पीढ़ी है बच्चा। इस दोनों के बीच में कौन गुण इधर से उधर कर दिया, कोई तो होगा। कौन लेके गया यहाँ से गुण, मेरा बच्चों में कैसे गुण चढ़ गया। तो जो लेके गया वो पुल का काम किया कि नहीं, वो पुल कौन है, वो ब्रिज जो है वो है शुक्राणु और अंडाणु। ये गुण होता है, ये पुल है। ये किसका पुल है, दोनों के बीच का। शुक्राणु किसके लिए है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म। अंडाणु क्या हो गया, ओवम। ठीक है, ये हो गया मेल का और ये हो गया फीमेल का। तो ये माता पिता जो है, पेरेंट्स जो है, वो सेक्सुअल लैंग्वेज के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, ये सेक्सुअल में एक ही चीज होगा, तो वहाँ शुक्राणु अंडाणु नहीं बोलेंगे। तो मेल में उसका जो ये जनन कोशिका होता है उसको शुक्राणु बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं इंग्लिश में। और फीमेल का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अंडाणु और ओवम बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो है ये उसके गुण को अपने पास रिजर्व करके रखता है। शुक्राणु में क्या होता है, उस व्यक्ति का पूरा गुण सूत्र रहता है। गुण सूत्र बोलते हैं ना, गुणों का सूत्र के रूप में रहता है, फॉर्मूला के रूप में। एक छोटे से फॉर्मूला से हम पूरा मैथ बना सकते हैं कि नहीं, तो वो बीज रूप में रहता है। तो इसीलिए इसको बीज भी बोलते हैं। और गुण सूत्र के रूप में रहता है, इसलिए इसको गुण सूत्र भी बोलते हैं। गुण सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम। उसमें क्या रहता है, उसमें गुण छिपा हुआ रहता है, और उस गुण को ले करके वो बच्चों में जाता है। मतलब ये गुण अपने पिता का लेके चल रहा है, ये गुण अपने माता का लेके चल रहा है, और दोनों जब मिलता है तो मिलने के बाद दोनों का गुण उसमें क्या होता है, एक में आ जाता है। तो बच्चों में गुण किसका रहता है, माँ का कि बाप का, दोनों का ना जाएगा। तो दोनों का गुण उसमें शामिल होता है। तो कौन लेके जाता है, तो शुक्राणु और अंडाणु। तो ये क्या हुआ, ये ब्रिज का काम किया। पहला पॉइंट समझ आया। दूसरा क्या कह रहा है कि दोनों की समान भूमिका है। भूमिका मतलब ये जो रोल कर रहा है, क्या बिना शुक्राणु के अंडाणु अकेले संतान पैदा कर सकता है, अच्छा बिना अंडाणु के शुक्राणु अकेले पैदा कर सकता है। तो दोनों जरूरी है, तो दोनों की आवश्यकता बराबर है। इसीलिए दोनों का वैल्यू जो है, दोनों का जो महत्व है वो एक समान है, यही कहना है। दूसरा बिंदु क्या कहा
कि दोनों की भूमिका एक समान होती है। दोनों मतलब कौन? माता पिता नहीं, शुक्राणु एवं अंडाणु। और शुक्राणु अंडाणु किसका है? माता पिता का है। इसलिए माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों को स्वस्थ रहना जरूरी है। दोनों में अच्छे अच्छे गुण होगा तो बच्चों में अच्छा गुण होगा, बुरा गुण होगा तो बुरा गुण जाएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है कि निषेचन के समय, निषेचन क्या है? निषेचन क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये जो बोले कि शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है ना, तो जो मिलने की क्रिया है उसी को कहते हैं निषेचन। ठीक है? ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है, ये दोनों जब मिलता है तो एक बड़ा बनता है, एक यौगिक बनता है। इसी को कहते हैं जायगोट। इसको क्या बोलते हैं? जायगोट। और इस मिलने की क्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। FERTILIZATION, फर्टिलाइजेशन। इसी को हिंदी में कहते हैं निषेचन। निषेचन क्या हो गया? अंडाणुओं और शुक्राणुओं के मिलने की क्रिया को कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये कहाँ मिलता है? मिलने के लिए कहीं जाता है पार्क में? ये मिलता है यूट्रस में। कहाँ मिलता है? यूट्रस में मिलता है। तो यही कह रहा है आगे कि निषेचन के समय, जिस समय ये मिलता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों गैमेट्स, दोनों क्या हुआ? दो को है ना, और इसको कहते हैं शुक्राणु और अंडाणु को मिला करके बोलते हैं गैमेट्स। क्या बोलते हैं? गैमेट्स। इसी को बोलते हैं गैमेट्स। क्या कौन कौन होगा? तो शुक्राणु और अंडाणु होगा। ठीक है? तो दोनों गैमेट्स के केंद्रक मिलते हैं। ये दोनों में कौन मिलता है? केंद्रक। केंद्रक मतलब सेंटर हुआ। जो सेंटर में जो रहता है, जो गुण हुआ, उसका सूत्र जो है वो बीच में रहता है। जैसे ये कोशिका है ना, इसके बीच में रहता है वो गुण। मान लीजिए एक है, ठीक है, और इसमें भी एक है। यहाँ जब इसका ये दोनों मिलेगा, ये खोल है ना, खोल हट जाता है और इसका गुण जो है वो मिलता है। तो गुण मिलकर के क्या होगा? यहाँ पे डबल ना हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? अब इसको समझना है, इसको भी आगे बताते हैं। दो टर्म है, एक है हैप्लॉइड, एक है डायप्लॉइड। ठीक है? ये क्या है इसको समझते हैं आगे। दो तरह की कोशिका होती है बॉडी में, एक होता है डायप्लॉइड कोशिका, एक होता है हैप्लॉइड कोशिका। तो इसमें जो है हैप्लॉइड कोशिका है, ये पूरा बॉडी में जो होता है कोशिका, उसको कहते हैं सोमेटिक सेल। क्या बोलते हैं? सोमेटिक सेल। वो डबल होता है, वो अपने आप काम करता है हर शरीर में। लेकिन अगर ये पुरुष का भी जो है ये डबल जाएगा तो बच्चों में जाकर के 4 नहीं हो जाएगा? तो बच्चे तो डबल ना हो जाएगा फिर। तो उसका गुण उतना ही रहे माँ बाप की तरह, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये अंडाणु और शुक्राणु जो है ये पहले ही आधा हो जाता है। आधा कैसे होता है? तो सेल डिवीजन के द्वारा। सेल डिवीजन में आधा होने वाला कौन डिवीजन है? मियोसिस। कौन सा है? सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। तो माइटोसिस होता है शरीर की कोशिका में, और मियोसिस कहाँ होता है? वो जनन कोशिका में होता है। जनन कोशिका में क्या करता है? आधा आधा सेल बनाता है, आधा आधा क्रोमोसोम उसमें रहता है। दोनों में आधा, इसमें भी आधा है, उसमें भी आधा है, और आधा आधा वो एक समान रहता है। वो जब मिलता है तो दोनों मिलकर क्या होता है? एक पूरा हो जाता है, और एक पूरा होता है तो एक संतति होता है, एक बच्चा होता है। तो यही कह रहा है कि दोनों गैमेट्स के जो केंद्रक हैं, केंद्रक में जो क्रोमोसोम है वो मिलता है, और मिल करके एक नया जीव बनाता है, उसको कहते हैं जायगोट। और जायगोट डेवलपमेंट करके बनेगा चाइल्ड। उससे क्या बनेगा? चाइल्ड। ये इसका प्रोसेस है। तो इन्होंने इसको बताया कि गैमेट्स कब मिलता है? तो निषेचन के समय मिलता है। अगला पॉइंट क्या है? केंद्रक में। ये जो केंद्रक मिलता है, तो केंद्रक में क्या होता है? केंद्रक में गुणसूत्र होता है। क्या होता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। तो ये जो गैमेट्स का केंद्रक होता है, इसमें क्रोमोसोम कितना होता है? आधा। कितना होता है?
और बॉडी के कोशिका में कितना होता है क्रोमोसोम? डबल होगा। ठीक है, आधा का डबल मतलब पूरा होगा। और इस गैमेट में आधा होता है। और ये क्रोमोसोम जो गुणसूत्र है ये क्या है? आनुवंशिक गुणों का परिवहन करता है। क्या करता है? ये गुण को ढोता है एक जगह से। जैसे ट्रक में हम माल लोड करके एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह ले आते हैं ना, उसी तरह से ये गैमेट्स जो है केंद्र में क्रोमोसोम रख करके क्रोमोसोम में जो गुण है गुण का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ करता है? माता पिता से बच्चों में। कौन करता है? क्रोमोसोम में गुण है वो ना करता है। और क्रोमोसोम कहाँ रहता है? केंद्र में। अब किसके केंद्र में? गैमेट्स के केंद्र में। गैमेट्स क्या है? शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु किसका है? तो पुरुष और महिला का है, माता पिता का। ये लिख समझ में आया नहीं आया? तो ये गुणसूत्र का परिवहन करता है और माता पिता से बच्चों तक वो गुण पहुंच जाता है। ये पॉइंट समझ आ गया? अगला बिंदु क्या है? जीवों के निर्माण में सभी गुणसूत्र की भूमिका। जीव बना तो इसमें ऐसा है कि कोई गुणसूत्र काम करेगा कोई नहीं करेगा, ऐसा नहीं ना है। सभी का भूमिका बराबर है। एक बिल्डिंग बनता है, एक महल बना हुआ है, जिसमें इसमें जितना ईंटा लगा है सब ईंटा का भूमिका है कि नहीं? हर ईंटा अपना अपना योगदान दिया है, सभी लोग सहारा बना हुआ है। ठीक है, तो सबके मिलने से ये काम होता है। यही कहा है कि गुणसूत्र जो होता है वो जीवों के निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर गुणसूत्र नहीं होगा तो जीव का निर्माण नहीं होगा, वो या फिर उसमें वो गुण नहीं जाएगा, बनेगा ही नहीं। तो गुणसूत्र में जितने भी गुणसूत्र हैं सबका प्रभाव रहता है। वो जीवन में कभी न कभी वो प्रभाव आ जाता है। कभी कभी देखते हैं कि बच्चे स्वस्थ है, अचानक उसका कुछ हो गया, उसकी बीमारी हो गया। ठीक है, अचानक पता चला वो गुणसूत्र का जो प्रभाव है वो अपना असर दिखा देता है। ठीक है, जब वो दिखाएगा उसका प्रभाव जरूर दिखेगा शरीर पर। अगला पॉइंट क्या है? आनुवंशिक गुणों की तरह। इसका मतलब आनुवंशिक गुण जो है वो गुणसूत्र पर चल रहा है तो निश्चित ना है, तो बदलेगा नहीं ना बदलेगा। तो वो जिस तरह से निश्चित है आनुवंशिक गुण, उसी तरह कह रहा है गुणसूत्र की संख्या भी निश्चित है। कितना गुणसूत्र होगा किसमें ये भी निश्चित है। ये भी घटता बढ़ता नहीं है। ये नहीं है कि हमारे में गुणसूत्र जितना है थोड़ा सा और हम मेहनत करके बढ़ा लेंगे। हम पैसा धन संपत्ति बढ़ा सकते हैं, जमीन जगह बढ़ा सकते हैं, लेकिन गुणसूत्र बढ़ा सकते हैं? गुण बढ़ा सकते हैं, गुणसूत्र नहीं बढ़ा सकते हैं। उसकी संख्या कितना है? निश्चित है। और मनुष्य में कितना है बताओ तो? मानव में कितना होता है? 46 गुणसूत्र है। कितना है? 40 का आधा कितना हुआ? 23 पेयर्स होता है। कितना होता है? 23 पेयर्स, मतलब 23 जोड़ा होता है। 46 क्रोमोसोम होता है। इसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते। घटाएंगे बढ़ाएंगे तो अलग गुण हो जाएगा, अलग जीव बन जाएगा। हम नॉर्मल मानव नहीं रहेंगे। कम होगा तो दूसरा जीव होगा। हर जीवों में गुणसूत्र होता है और उसके गुणसूत्र की संख्या निश्चित है, वो बदलता नहीं है। खास जीवों में, हर जीव में किसी भी खास जीव है उसका जीव में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। ये भी ये सिद्धांत दिया है। और क्या है? दैहिक कोशिका। अभी बताए थे ना सोमैटिक सेल्स, बॉडी का सेल्स, बॉडी को ही ये दैहिक बोल रहा है। देह की कोशिका, शरीर की कोशिका। दैहिक कोशिका जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? द्विगुणी। क्या होती है? इसी को बोलते हैं इंग्लिश में डायप्लॉइड। क्या बोलते हैं? डाय मतलब क्या होता है? दो। क्या होता है? दो। डायप्लॉइड, PLOI। डायप्लॉइड है मतलब दुगुना है। इसी को क्या बोलते हैं? द्विगुणित। तो पूरा बॉडी में जो कोशिका होती है, कोशिका में जो गुणसूत्र होता है कैसा होता है? कितना होता है? द्विगुणित होती है। मतलब 23 पेयर्स होता है, 46 गो होता है। कितना होता है? जैसे व्यक्ति में 46 क्रोमोसोम होगा। इसी को कहते हैं 2n। दो गुना है तो क्या बोलेंगे? 2n। n मतलब 23 तो हो गया, 23 दूना 46 हो गया। और शुक्राणु अंडाणु जो गैमीट है इसमें कितना होगा तब? इसका आधा होगा ना, इसमें होगा 23 और दोनों मिलकर कितना हो जाएगा?
यही पॉइंट बता रहा है कि देही कोशिका जो सोमेटिक सेल है उसमें गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होती है और वो 2n है, डायप्लॉइड है होने के कारण। लेकिन जनन कोशिका, ये जो जनन कोशिका है जिसको गैमिट कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं, गैमिट भी कहते हैं ना, उसमें इसकी संख्या कितना होता है? तो इसको बोलते हैं आधी होती है, अगुणित होती है, अगुना मतलब बिना गुना किया हुआ। तो ये सिर्फ n होता है। n और 2n समझ में आया? तो n और 2n का मतलब क्या हुआ? n हुआ हैप्लॉइड और वो 2n क्या हो गया? डायप्लॉइड। ये हैप्लॉइड हुआ। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? कई जीवों में लिंग का निर्धारण लिंगी गुणसूत्र द्वारा होता है। सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम क्या है? तो बच्चे जब पैदा होंगे तो वो जो बच्चा है वो पुरुष होगा कि महिला होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, ये कैसे पता चलता है? इसको पता करने के लिए भी कोई क्रोमोसोम है, उसका गुणसूत्र है। हर जब गुणों का सूत्र है तो पुरुष और महिला का भी कोई गुण होगा ना। तो इसके लिए क्या गुण है? ये 23 जो है ना, 46 में 44 जो है वो बॉडी का गुणसूत्र है। किसका है? पूरा शरीर का। और इसमें 2 जो है वो 2 किसका है? वो सेक्स क्रोमोसोम है, वो लिंग बताता है, महिला है कि पुरुष है। 2 क्या होता है क्रोमोसोम? अगर XX है, ठीक है, तो क्या होगा? महिला होगा, फीमेल होगा। अगर XY है तो क्या होगा? फीमेल नहीं होगा, मेल होगा, ये पुरुष होगा। Y आया कि पुरुष हो गया। ये 44 है और एक 45 एक 46 नहीं हो गया, और ये 45 एक 46 नहीं हो गया। अगर ये है तो क्या होगा? फीमेल। क्या हो गया? फीमेल। और ये क्या हो गया? मेल। तो मेल फीमेल कैसे पता चलता है? बच्चे कैसे होते हैं? तो गुणसूत्र के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? गुणसूत्र के कारण। तो जिस गुणसूत्र के कारण होता है तो वो किसके कारण होगा? X और Y कारण ना हुआ। तो इस गुणसूत्र को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। लिंगी गुणसूत्र बोलते हैं इसको। इसी XY से पता चलता है कि लड़का है कि लड़की है। समजात गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के दौरान जोड़ा बनाते हैं एक ही व्यक्ति के। अगर हम चाहेंगे कि मानव का गुणसूत्र जो है शुक्राणु ले लिए और घोड़े का अंडाणु ले लिए और उसको मिला देंगे तो बच्चा होगा? समजात नहीं है, समान जात का होना चाहिए, एक जाति का होना चाहिए। एक जाति मतलब ये हम नहीं कहते हैं कि ब्राह्मण हो, राजपूत हो, या फिर वैश्य हो, यादव हो, या कोई भी अलग ओबीसी जनरल, ये सब जाति नहीं है, मानव जाति है। मानव जाति के शुक्राणु अंडाणु से संयोग हो सकता है। यह समजात अगर है तो अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के दौरान जो अलग अलग हुआ है वो जोड़ा बना करके एक जीव बनता है। कुछ भाग का अदला बदला कर अलग हो जाता है, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। एक अलग घटना है ये, इसको अलग से बताएंगे। क्रॉसिंग ओवर ये क्या होता है? ये क्रोमोसोम है, ठीक है, 2 क्रोमोसोम होता है मान लो ऐसे, ठीक है। और ये क्या करता है? ये जो गुण है इसमें, ये अलग गुण है, इसमें अलग गुण है, ठीक है। और ये क्या किया? मिल गया। मान लो इसमें है 1 1 1 वाला गुण है, ठीक है, और इसमें है 2 2 2 वाला गुण। कौन सा गुण? अलग अलग गुण है दोनों। और ये हो गया क्रॉस कर दिया, ये दोनों मिल गया, पेयर बनाया। तो पेयर बनाया, अब बाद में क्या हुआ? फिर ये अलग होता है, तो फिर अलग होगा ये, ठीक है। तो ये जो 1 1 था, ये 1 1 वाला, ये 2 2 वाला, ये क्या किया? जरूरी है उसी साथ रहेगा, ये इसमें जुड़ जाएगा। तो क्या हो गया? ये 1 1 और 2 2 हो गया, और ये 2 2 1 1 हो गया। नहीं हो गया? ये जब क्रॉस होता है तो क्रॉस के बाद वो किसी में भी मिल सकता है। तो इस क्रॉसिंग ओवर है, इसमें गुणों का अदला बदला ये होते रहता है। नहीं तो एक माँ बाप का बच्चा जो है सब एक जैसा होता, ठीक है, एक ऐसा होता है,
नहीं होता। बहुत सारे गुण का अदला बदला हो जाता है, कुछ गुण किसी में घटता है, कुछ बढ़ता है, वो कहाँ पर क्रॉसिंग होगा ये पता नहीं चलता है, वो ऑटोमेटिक घटना ये होती रहती है। इस तरह से हमने पढ़ा आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया था? सटन एंड गॉवरी ने 1902 में। इसका ये 9 बिंदु था, इसको पढ़े। अब इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, ठीक है। वो